दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने कब शुरू करी थी। दोस्तों कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने 1840 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1840 ईस्वी में। दोस्तों इन्हें हम सियान साहब भी कहते हैं। भगत जवाहर मल को क्या कहते हैं? हम सियान साहब भी कहते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा या डोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन शाह ने। किसने? दुर्जन शाह ने। ठीक है। नागवंशी राज का अगर संस्थापक आपसे पूछे तो कौन था? फनी मुकुट राय था। इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? तो सुतियाम्बे में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड में बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड में बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है जयपाल सिंह को। किसे? जयपाल सिंह को। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इन्हें बिरसा मुंडा का अवतार से विभूषित किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु जस्टिस रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। किसका दोस्तों? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन करा था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि पृथक झारखंड हेतु प्रथम प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों पृथक झारखंड हेतु प्रथम प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था वह किया गया था 1953 ईस्वी में। कब? 1953 में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने करी थी? तो दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा करी गई थी। छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा की गई थी। अगला सवाल कहता है कि राजमहल के पास गुजरने वाली 25 अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंज रेखा के नाम से जानी जाती है। राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो हिंज रेखा के नाम से। अगला सवाल कहता है कि राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां जो है ये साहिबगंज जिले में स्थित है। किस जिले में? साहिबगंज जिले में। दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां साहिबगंज जिले में दुमका जिले तक 200 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ फैली हुई है। अगला सवाल कहता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात जो है ये रांची के पठार में स्थित है। कहां पर दोस्तों? रांची के पठार में। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 74 मीटर। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है 600 मीटर। इस पठार में कई जलप्रपात हैं जैसे बूढ़ा घाघ, लोक घाघ या घाघरी जिसे कहते हैं, दसम, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? एक मिनट में इसे अच्छे से कर देता हूं ताकि आपको दिखे। कहता है कि नवोदित राज्य झारखंड की भौगोलिक स्थिति है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 4 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है, एक मिनट, कहता है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये आर्कियन सेल में मिलते हैं। किस पे? आर्कियन सेल में। ठीक है दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी भाग में है। आर्कियन क्रम की चट्टानें में जीवाश्म नहीं होते हैं। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल कहता है कि तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु रांची हजारीबाग पठार में पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में यहाँ की भूमि की ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऊंचाई के कारण चारों ओर की अपेक्षा यहाँ तापमान कम रहता है। रांची जिले में औसत वार्षिक वर्षा 151.5 सेंटीमीटर एवं हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा 148.5 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऊंची भूमि को टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टार। ठीक है। और निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? निम्न भूमि को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दोन। ठीक है। टार किसे कहते हैं? तो टार अर्थात उच्च भूमि के मिट्टी एवं भूमि का स्थानीय नाम क्या होता है? दिहारी, भीटा, बहारसी, बाटी आदि है। ठीक है। लाल मृदा जो है ये अधिकांशतः उच्च भूमि टांट प्रधानता वाले क्षेत्र में मिलते हैं।
चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राज्य का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है, कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों राज्य का प्रमुख गेहूं उत्पादक जो जिला है ना, ये हजारीबाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, गेहूं झारखंड राज्य की तीसरी फसल है और झारखंड राज्य की पहली फसल धान एवं दूसरी फसल मक्का है। झारखंड में गेहूं का अगर सबसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये पलामू जिला में होता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांचवी। ठीक है, किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 1982 से 83 में हुई थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। तो दोस्तों करगाली कोलवासरी एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। कौन सा दोस्तों? करगली। ठीक है, झारखंड राज्य में कोयला धुवन उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये जामादोआ, बेस्ट बोकारो, लोधना, कारगली बोकारो के पास, दुगदा, कर्णपुरा, मौजूडी, पाथरडी, कथारा आदि में है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि तिलैया झारखंड का कौन सा विद्युत संयंत्र है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं तिलैया झारखंड का पहला विद्युत संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये जो है तिलैया झारखंड का पहला विद्युत संयंत्र है। तिलैया जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी के अधीन फरवरी 1953 में स्थापित किया गया था। यह बराकर नदी पर स्थित है। यह जल विद्युत केंद्र कोडरमा जिले में अवस्थित है। किस जिले में? कोडरमा में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा हवाई जो अड्डा ये रांची में स्थित है। किस, कहाँ पर दोस्तों? रांची में। ठीक है, अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम 1941 ईस्वी में रांची में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये रांची में स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि दालमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कहाँ पर दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। इस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। किसमें हुई थी हाथी परियोजना की शुरुआत? तो दालमा अभयारण्य में। दालमा अभयारण्य है कहाँ? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है दोस्तों। ठीक है, झारखंड देश के कुल लाह उत्पादन का 50% उत्पादित करता है। झारखंड के बहुतायत क्षेत्र लाह उत्पादन में सर्वप्रथम अनुकूल है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो दिया हुआ है ना कि उदवा पक्षी बिहार जो ये कोडरमा में है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उदवा पक्षी बिहार कोडरमा में नहीं साहिबगंज जिले में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 में 5.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई थी। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और लावालोंग अभयारण्य चतरा में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? कहता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है किसे? तो दोस्तों चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है एसपीजी चर्च को। किसे दोस्तों? एसपीजी चर्च को, क्योंकि ये उत्तरी भारत में इस चर्च की प्रधानता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड के किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेले जाते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीनन स्टेडियम में। ठीक है, झारखंड के कीनन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, झारखंड के कीनन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खेला जाता है। कीनन स्टेडियम झारखंड प्रांत के जमशेदपुर में स्थित देश का एक प्रमुख स्टेडियम है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना दुमका में हुई थी। यह कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। ठीक है, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना दुमका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1992 में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि आदिवासियों में रोग पनपने के कारण क्या है? तो दोस्तों आदिवासियों में रोग के पनपने का मुख्य जो कारण है, यह है शुद्ध पेयजल का अभाव है। ठीक है, और है पौष्टिक आहार, उचित स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि शामिल है, जो उन्हें नहीं मिलता है, और इस कारण जो है उन्हें रोग हो जाता है, रोग पनपता है उनमें। ठीक है, तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की उपयुक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संख्या की दृष्टि से घट रही जनजातियों के नाम है। दोस्तों संख्या की दृष्टि से घट रही जनजातियों के नाम है बथुरी, बेदिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो है, जबकि मुंडा, संथाल तथा उड़ाव झारखंड की बहुसंख्यक जनजाति है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या दोस्तों? बथुड़ी, बेदिया, बिरहोर और बिरोजिया और चेरो, ये जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से घट रही जनजाति है। ठीक है, तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों ही।
अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि जनजातियों के आदिम शिक्षण संस्थान थे। तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा जोग इरपा भी थे, ठीक है, पेलो इरपा भी, और घुमकुड़िया, गतिओरा, गितिओ, कोड़वाह, आड़ा आदि। ये जो कौन थे, ये हमारे आदिम शिक्षण संस्थान थे जनजातियों के, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी भी। तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एवं बी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की कितनी प्रतिशत जनजातियां पहाड़ियों एवं जंगलों में निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 से 90% जो झारखंड की जनजातियां हैं ये कहाँ पर निर्वाह करती है, अपनी जीवन निर्वाह करती है, तो ये पहाड़ियाँ एवं जंगलों में निवास करती है, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में बेरोजगारी का स्वरूप है, कैसे बेरोजगारी है दोस्तों। तो यहाँ का जो बेरोजगारी का स्वरूप है ये है बेसिकली कृषि बेरोजगारी भी, औद्योगिक बेरोजगारी भी और शैक्षणिक बेरोजगारी भी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि सब्जी उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है। तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में झारखंड का स्थान है द्वितीय, ठीक है, सेकंड स्थान है झारखंड का। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है। तो दोस्तों झारखंड की प्रथम जो अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है उसका नाम है डेली प्रेस। क्या है दोस्तों, डेली प्रेस। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है, तो ये रांची से ही होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्रकाशन है ये कहाँ से होता है, रांची से। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि गोपी यंत्र किस तरह का वाद्य है दोस्तों, ठीक है। गोपी यंत्र जिसे हम एक तार भी कहते हैं, ये एक तंत्री वाद्य यंत्र है। इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है, ठीक है। घूम घूम कर गाने वाले साधु सन्यासियों के बीच यह वाद्य यंत्र अत्यंत लोकप्रिय है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तंत्री, एक तंत्री वाद्य है ये। अगला सवाल कहता है कि दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार में, ठीक है। दाऊद खां की मस्जिद जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। यह मस्जिद पलामू किले के प्रांगण में स्थित है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की अधिकांश जातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है। तो दोस्तों झारखंड के अधिकांश जातियों के मध्य विवाह की गोत्र जो है ये बहिर्विवाही है, ठीक है। कैसी व्यवस्था है, बहिर्विवाही। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि छऊ नृत्य का विषय क्या होता है। तो दोस्तों छऊ नृत्य का जो विषय होता है ये होता है पौराणिक। क्या होता है, पौराणिक, ठीक है। इस नृत्य का जन्म स्थान कहाँ है, तो सरायकेला झारखंड है। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि आज़ादी से पूर्व तरुण शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची से, ठीक है। आज़ादी से पूर्व तरुण शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संसार का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जो मेला है ये श्रावणी मेला को माना जाता है, जो कि देवघर में लगता है। कहाँ पर, देवघर में, ठीक है। श्रावणी मेला झारखंड के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ धाम में श्रावण महीने में लगने वाला मेला है। यह मेला 1 महीने तक, श्रावण महीना तक चलता है। अगला सवाल कहता है कि रजरप्पा में किस देवी या देवता का मंदिर है। तो रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, ठीक है। कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों, छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, ठीक है। तो बात करें तो यह मंदिर रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर दामोदर एवं भेड़ा जिसे हम भैरवी भी कहते हैं उस नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में देवी काली की धड़ सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जिसके कारण इन्हें छिन्नमस्तिका कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की प्रथम रेलवे है। तो दोस्तों झारखंड राज्य की प्रथम रेलवे है ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक है। झारखंड राज्य में प्रारंभ होने वाली प्रथम रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे है। सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के अधीन इस क्षेत्र में जमशेदपुर से हावड़ा के बीच ईस्ट इंडिया रेलवे ने अपना कार्य शुरू किया था। अगला सवाल कहता है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है ये रांची में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि राज्य की सर्वाधिक युद्धक जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों राज्य की सर्वाधिक युद्धक जनजाति जो है यह है खरवार। हमारा कौन है, खरवार, ऑप्शन नंबर सी, खरवार, ठीक है। इसे हम लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं, ठीक है। ये द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इनका पारंपरिक संबंध राजपूतों से अधिक होने के कारण वे अपने को क्या मानते हैं, राजपूतों की तरह ही मानते हैं। अगला सवाल कहता है कि शिव का एक प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर। दोस्तों शिव का एक प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर जो है अथवा गुप्त धाम कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर, कैमूर की पहाड़ियों में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एम कैरे। कौन थे,
MM कैरे ही झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र है ना, ये है टोरी। कौन सा है दोस्तों, टोरी। ठीक है, झारखंड की अगर बात करें विश्व में लाह या ला का सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों ये झारखंड के टोरी में स्थित है। ठीक है, इसमें श्रृंगार सामग्रियों अथवा सजावट की जितनी भी सामग्रियां होती है उनका निर्माण हुआ जाता है या होता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे, जमशेदपुर को। अगला सवाल कहता है कि किस लकड़ी से कत्थे का उत्पादन होता है दोस्तों। तो दोस्तों खैर की लकड़ी से। किससे दोस्तों, खैर की लकड़ी से ही कत्थे का उत्पादन होता है। ठीक है, खैर झारखंड में पाया जाने वाला प्रमुख वन उत्पाद है। अगला सवाल कहता है कि निम्न नगरीकरण वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों निम्न नगरीकरण वाले क्षेत्र हैं साहेबगंज, दुमका तथा गिरिडीह। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रथम 3 जिले आपसे पूछे तो ये गोड्डा, गढ़वा और चतरा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही, क्योंकि निम्न नगरीकरण वाले क्षेत्र साहेबगंज भी है, दुमका भी है और गिरिडीह भी है। खैर अभी साहेबगंज की स्थिति थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे नगरीकरण तेज हुआ है, बढ़ा है नगरीकरण। अगला सवाल कहता है कि नगरीय कुटीर उद्योगों को विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी। ठीक है, नगरीय शिल्प उद्योग भी और अधिक शहरी शिल्प उद्योग भी। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि धातु के काम से संबंधित काम कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों धातु के काम से संबंधित काम है चाकू, छुरी का निर्माण। ठीक है, पेटी, ताले, कैंची का निर्माण, सुआ, पीतल, तांबे के बर्तन का निर्माण आदि। तो हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि लोहारी का कार्य किस तरह का कार्य है। तो दोस्तों लोहारी का जो कार्य है, इसके से जो संबंधित कार्य है, यह है धातु का काम, कुटीर उद्योग, पेशागत उद्योग आदि। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये सभी ही, धातु का काम भी, कुटीर उद्योग भी और पेशागत उद्योग भी है लोहारी का कार्य। अगला सवाल कहता है कि मिट्टी का काम क्या है। तो दोस्तों मिट्टी से संबंधित कार्य है ईंट भट्टे, खपरेल का निर्माण करना, गमले, कुल्हड़ एवं गुल्लक का निर्माण का काम, धूपदानी, घड़ा, सुराही एवं दीप का निर्माण का काम। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि चूना तैयार करना, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं शोपीस बनाना किस कुटीर उद्योग से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का काम से। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि लकड़ी में संबंधित कुटीर उद्योग है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, लकड़ी चीरना भी है, खिलौने फर्नीचर बनाना आदि भी है और कंघे एवं गाड़ियाँ बनाना भी। अगला सवाल कहता है कि कोई भी काश्तकार उसका काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल की जा सकती है। तो दोस्तों CNT एक्ट की धारा 68 के अनुसार किसी भी काश्तकार को किसी बिक्री या इस धारा के अधीन उपायुक्त के आदेश के निष्पादन के सिवाय उसकी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी बिक्री के द्वारा, ठीक है, किसी बिक्री के द्वारा और उपायुक्त के आदेश के निष्पादन द्वारा। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त को। ठीक है, अगला सवाल कहता है, जिसका वर्णन किस में है दोस्तों, इसका वर्णन है धारा 71 के अनुसार। ठीक है, अगर आप 68 का उल्लंघन करते हैं तो विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है उपायुक्त को। अगला सवाल कहता है कि रैयत द्वारा भूमि के अभ्यापन हेतु भूस्वामी को सूचना देना आवश्यक है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कम से कम 4 माह पूर्व। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि राजस्व अधिकारी किसी काश्तकार द्वारा गठित किसी भी भूमि का घटित लगान परिनिर्धारण कर सकेगा। दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सबसे पहला जो कथन यहाँ पर कहा गया है, कहता है कि किसी भूस्वामी या काश्तकार के आवेदन पर। ठीक है, और दूसरा कहता है कि यदि राज्य सरकार निर्देश दे दे तो बिना ऐसे आवेदन के ही किया जा सकेगा। तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, की उपरोक्त दोनों ही कथन सही है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी अधिकार अभिलेख के प्रारूप में की गई किसी प्रविष्टि या आदेश की डैश के अंदर पुनरीक्षण करेगा। तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष के अंदर पुनरीक्षण करेगा। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है
कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर का प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाओं पीपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JINFRA। ठीक है, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU किया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NTPC के साथ। ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने NTPC के साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU किया है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उपायुक्त। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों के अंदर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड सरकार ने 1.5 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए नई मोबाइल फ़ोन योजना शुरू की है, जिसे झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने की घोषणा की है। किस योजना के तहत? तो झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना के तहत। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि झारखंड सरकार राज्य में लोगों के लिए अपनी बेटी के विवाह हेतु सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में वृद्धि करते हुए अब सहायता राशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,000 से बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया है। दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सा जो है सही नहीं है? पहला शर्त कहता है कि सभी स्रोतों से जोड़कर भी आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 25 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट कथन कहता है कि सभी आवेदकों को गरीबी रेखा BPL श्रेणी के नीचे होना जरूरी है। ठीक है, और ऑप्शन 2 कहता है कि क्या उपयुक्त सभी ही कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा कि ये जो है कौन सा सही नहीं है? ये वाला कथन सही नहीं है कि लड़की की उम्र जो 18 वर्ष या इससे अधिक होने चाहिए और लड़के की उम्र 25 साल या इससे अधिक होने चाहिए। ये कथन जो है हमारा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत क्या क्या शर्तें हैं? कि आवेदक को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, फिर सभी स्रोतों से जोड़कर भी आवेदक परिवार की वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तीसरा शर्त जो कहा गया, ये कहा गया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों कितने वर्ष? 21 वर्ष। यहाँ पर 25 वर्ष दिया है, इसीलिए ये गलत है। 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1200 लोगों को रोजगार मिला है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गाँव के पुजारी पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गाँव के पुजारी पाहन का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। कितना दोस्तों? 3 वर्षों का होता है। ठीक है, 3 वर्ष की समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है। अगला सवाल कहता है कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था में महिलाओं का अधिकार के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कहा जाता है कि मुंडा समाज में महिलाओं को मुंडा पद दिया जाता है। तो दोस्तों ये कथन पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विचार विमर्श में भी महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि दोनों कथन सत्य है, तो बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट कहता है कि उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी से ऊपर की संस्था देश मांझी या मोड़े मांझी है, जो लगभग कितने गांवों के मांझियों से मिलकर बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ये जो है 5 से 8 गांव से मिलकर बनता है। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टी के नाम से। ठीक है, नागवंशी शासकों ने अपने शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए, जिसमें पढ़ा को पट्टी नाम दिया और मानकियों का नाम बदलकर भूयहर कर दिया। भूयहर इलाकों में प्रत्येक पढ़ा में करीब 1 दर्जन गाँव होते थे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि पढ़ा, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत में वर्ष में एक बार पढ़ा शिकार आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक पढ़ा में होता है। पढ़ा में महिलाओं के लिए भी एक शिकार का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है, जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनी शिकार के नाम से। किसे? जनी शिकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रत्येक पढ़ा में पढ़ा जतरा का आयोजन होता है, जिसमें मूल्य का आयोजन होता है। वर्ष में एक बार पढ़ा शिकार भी आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक पढ़ा में होता है। पढ़ा में महिलाओं के लिए जमी शिकार होता है, जो प्रत्येक 12 वर्षों पर किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में कई गांवों लगभग 12 से 20 को मिलाकर एक संगठन बनता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांव को मिलाकर लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर एक संगठन बनता है, जिसे हम पढ़ा कहते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 9 से 12 गाँव के संगठन को पढ़ा पंचायत कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई थी। तो दोस्तों किसके काल में? तो रघुवर दास के काल में घोषित की गई थी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर, जो कि 2016 में इसका कार्यकाल था। ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, 2016 में ही इन्हें स्थानीय नीति इन्होंने लाया था। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार के लिए इस नियम में क्या व्यवस्था की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि 10 किलो चावल मुफ्त भी और 50 पैसे लीटर केरोसिन तेल देना भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है किस जनजाति ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा ने। ठीक है, मुंडा ने ही कहता है किस जनजाति ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया है। तो मुंडा जनजाति ने ही नागवंश की स्थापना में योगदान दिया है। अगला सवाल कहता है कि पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः डैश थे। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आखेटक थे एवं खाद्य संग्रह थे। आखेटक अर्थात शिकारी थे और खादों को, मतलब जितने भी भोजन की सामग्री उनको क्या करते थे, संग्रह करते थे एक स्थान पर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग जो है ये छोटा नागपुर है। ठीक है, ये जो है छोटा नागपुर है। यह झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। यह वनों तथा आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण भूभाग संथाल परगना का है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा भाग आपसे पूछे तो ये छोटा नागपुर ही। अगला सवाल कहता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला सवाल कहता है कि कौन सी क्रम की चट्टानें राजमहल की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में गोंडवाना क्रम की ही चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला पाया जाता है। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को नहीं छूता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा ही, जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि देश की प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतपुर, बोकारो में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी, जो कि धनबाद में है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास कब किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1779 ईस्वी में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन भारी उद्योग का उदाहरण है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। ठीक है, अगर देखें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी है, फिर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भी है, और सिंदरी फर्टिलाइजर्स भी है। ये सभी जो है भारी उद्योग के उदाहरण है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि झारखंड की
किस जनजाति के पुरुषों द्वारा कैसिया वस्त्र तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला खनरिया वस्त्र कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ाव। उड़ाव जनजाति के पुरुष क्या करते हैं, ये केरिया वस्त्र पहनते हैं और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है खनरिया। अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ाव जनजाति का जो प्रमुख देवता है ना, ये कौन सा है दोस्तों, ये है धर्मेश। अगला सवाल कहता है कि उड़ाव गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ाव गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पाहन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाहन कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में ही स्थित है अजायब घर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की जो द्वितीय राजभाषा है ये है उर्दू। कौन सी है दोस्तों? उर्दू ही झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा ही ऐसी नदी है जिसकी रेत में सोना पाया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों दामोदर ही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला सवाल कहता है कि रांची जिला आदिवासी रैयतों का खेती योग्य भूमि वापसी अधिनियम 1947 का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाना भगत 1913। अगला सवाल कहता है कि श्रीमती महादेवी केजरीवाल ने 1941 को किस नगर में सत्याग्रह करने का फैसला लिया था? तो दोस्तों इन्होंने दुमका में मतलब सत्याग्रह करने का फैसला लिया था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिले में, दुमका नगर में। अगला सवाल कहता है कि कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची जिले से ही कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि चैतन्य झारखंड के किस राजवंश के शासनकाल में कुछ दिन रुके थे? चैतन्य जो है ये झारखंड के किस राजवंश के शासनकाल में कुछ दिन रुके थे? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु नागवंश राज के पंच परगना क्षेत्र में बुंडू स्थित नवरात्रि मंदिर में कुछ दिनों तक रुके थे। ठीक है, तो दोस्तों किसमें? नागवंशी राज्य में। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि अंग्रेजों ने पहाड़िया संघर्ष को दबाने हेतु आंदोलनकारियों की भूमि को दामिने को के रूप में नामकरण जो इन्होंने कब करा था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1824 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को रामगढ़ के किस नरेश ने दी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंभू नारायण सिंह ने। किसने? शंभू नारायण सिंह ने। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कल्याण के लिए झारखंड सरकार ने बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा करी है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माताओं और शिशुओं दोनों के लिए ही, ठीक है, झारखंड सरकार ने बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा करी है।